हाँ भाई, तो ये अपनी यूनिट नंबर सेकंड है। यूनिट नंबर सेकंड है, जो कि सबसे छोटी यूनिट मानते हैं अपन इसको। यूनिट नंबर हमारे पास सेकंड है। ठीक है। और इस यूनिट को मैं आज समाप्त कर दूंगा। ये लेक्चर आज अपना होगा अभी का, और एक लेक्चर होगा आपको रात को। और रात को लेक्चर जो होगा उसमें अपनी पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी। और सॉलिड का भी काम अपन खत्म कर देंगे। आज शाम को 6 बजे क्लास लगेगी। रिवीजन क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, कोर्स की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, कोर्स तो आपका 1 महीने पहले ही पूरा हो गया था। चलो, तो प्यारे बच्चों, हमारा सेकंड जो यूनिट है ना, उसका नाम क्या है? प्रतिरोध माध्यम में सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन इन ए रेजिस्टिंग मीडियम। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपसे, सुनो ध्यान से। भाई इस कंडीशन में मतलब काम क्या कर रहे हैं अपन? और मैं क्या कह रहा हूँ, सेकंड यूनिट तो ऐसी है जो आपको मतलब दिक्कत करेगी नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा सा जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल उनकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी बड़ी बड़ी है थोड़ी सी। बाकी समझने के माध्यम से तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। देखो, यहाँ पे यूनिट नंबर अपनी सेकंड है। इसमें मैंने क्या करा कि कोई पार्टिकल मेरे पास में है, अगर उस पार्टिकल को मैं ऊपर से नीचे की तरफ गिराऊंगा, कोई पार्टिकल है, उसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ गिराऊंगा, उस कंडीशन में मतलब यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो इस पार्टिकल के लिए टी बराबर आपका जीरो हो गया, एक्स बराबर जीरो हो गया, वी बराबर जीरो हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कैपिटल वी की बात करूँ, यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे इस पॉइंट पर हम कैपिटल वी की बात करेंगे, और एक्स डबल डॉट बराबर जीरो। ठीक है, मतलब एक्स डबल डॉट का मतलब है कि एक्स जो हमारे पास डिस्टेंस है वो टाइम के रेस्पेक्ट में, या फिर आप कह सकते हो एक्सेलेरेशन, कह सकते हो आप। एक्स डबल डॉट क्या है हमारे पास में? एक्सेलेरेशन। भाई डिस्टेंस का आप एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो क्या बनता है? वी बनता है। अगर आप डिस्टेंस का 2 बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? एक्सेलेरेशन ए बन जाएगा। ये तो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो। यहाँ पे आपने क्या देखा कि u हमारे पास में प्रारंभिक वेग होता है, इनिशियल वेग होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर जो पार्टिकल है यहाँ से मैं नीचे की तरफ गिराऊंगा, तो इस कंडीशन में आप स्मॉल v मानो। ध्यान देखना, स्मॉल v मानो या फिर आप u मानो, मतलब सेम सी बात है। ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? प्रारंभिक वेग हो जाएगा। और ये कैपिटल वी जो है ना, ये है हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। और ये एक्स डबल डॉट क्या है? एक्सेलेरेशन त्वरण आपका है। तो डायग्राम आपको दिख गया है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो आप, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन टी एंड वी, टी व वी के बीच में संबंध। तो अब एक बात बताओ, मैं क्या करूंगा, मेरी बात ध्यान सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे टी बराबर में टर्म्स ऑफ वी एंड वी इक्वल टू टर्म्स ऑफ टी। अब यहाँ पे आपके लिए क्या पॉइंट बोला है कि मतलब ये जो रिएक्शन हमारे पास में है वो बिटवीन अपन किस में देख रहे हैं? टी एंड वी में। तो आपको पता है कैसे क्या करेंगे। मैं यहाँ पे जो टी मेरे पास टर्म है, इस टी टर्म को मैं वी की फॉर्म में निकालूंगा, और जो वी हमारे पास में इसको टी की फॉर्म में निकालूंगा। तो रिलेशन कैसे आएगा भाई? साफ सी बात है कि भैया, अगर मैंने वी का फॉर्म निकाला, वी बराबर में, अब मुझे अगर वी और टी में रिलेशन चाहिए तो यहाँ पे जो मेरे पास मान आना चाहिए वो टी की फॉर्म में आना चाहिए। और जैसे यहाँ पे बात करूँ मैं टी बराबर में, तो यहाँ पे जो मेरे पास मान आएगा वो वी की फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मुझे टी और वी में रिलेशन चाहिए तो मुझे इस प्रकार वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी तो आप केवल इतना समझो, अभी आप केवल इतना समझो कि बस रिलेशन आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे वो बात की बात है। ठीक है। सेकंड यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वी। अब आप कुछ भी निकाल लो, आप एक्स वी में निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, तो वही तरीका आपका रहने वाला है। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पे चलते हैं फटाफट अपन।
ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास में आता है आर्टिकल नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान सुनना, कि ये जो आपकी यूनिट नंबर सेकंड है ना, इस यूनिट नंबर सेकंड में ये जो आपके आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। तो आर्टिकल नंबर जो आपका फर्स्ट है उसको ध्यान से समझेंगे, और इस वाली एक्सरसाइज में 1-4 नंबर का जो सवाल है वो आपका आर्टिकल का आ सकता है। ठीक है। और बाकी यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर थर्ड है, इसमें आर्टिकल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, क्वेश्चंस की भरमार पड़ी हुई है और एक से एक बड़े क्वेश्चन है, तो वहां पे चांस कम बन जाते हैं, जबकि यहाँ पे थोड़ा चांस अच्छा रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो अपन पढ़ते हैं सवाल को एक बार, आर्टिकल पढ़ते हैं। एक कण विराम अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है, इसकी गति की विवेचना करो। अब ये हमारे पास में आर्टिकल नंबर फर्स्ट है, तो इस आर्टिकल नंबर में क्या करने वाले हैं अपन, इस आर्टिकल नंबर फर्स्ट में हमने एक पार्टिकल लिया और इस पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा दिया। ठीक है। तो आपको पता है भैया, ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा। ठीक है। तो नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ mg जो लगता है, आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल, mg ग्रेविटेशन फोर्स, वो लगेगा। ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या बोला गया है, और गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है, यानी कि यहाँ पे इसका जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर किसी पार्टिकल को मैं ऊपर से नीचे की तरफ गिराऊंगा तो जो आपका एनवायरनमेंट में एयर है, वायु है, हवा है, वो उस पार्टिकल को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन भाई साफ सी बात है, mg का मान ज्यादा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा, तो नीचे की तरफ आ जाएगा पार्टिकल, लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ है ना, मतलब आपका जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो लगने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलो, और बाकी इंग्लिश मीडियम में बात करूं मैं। ए पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम रीसेट थ्रू ए मीडियम whose resistance varying as velocity to discuss its motion, मतलब इसके गति के बारे में आपको बात करनी है। हम चलते हैं थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। माना कि एक विराम अवस्था में गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। तो यानी कि v हमारे पास में किसके समानुपाती है, r के, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माना किसी समय t कण बिंदु p पर है, तब बिंदु p पर दोनों बल कार्यशील हैं। मतलब ये मत समझो आप इसको, क्योंकि ये तो अपन को डायग्राम से समझ में आने वाला है। बाकी आगे देखो, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम रिसेट थ्रू द मीडियम whose resistance varying as a velocity। तो यहाँ पे आगे चलता हूँ थोड़ा सा, और बाकी अब यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार, डायग्राम को समझो प्यार से, प्रेम से। डायग्राम आपको दिख रहा है, डायग्राम में सब कुछ बातें आपको नजर आ रही हैं। अब देखो, यहाँ पे आपने क्या देखा, हमने पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया, तो यहाँ पे उस कंडीशन में देखो x बराबर आपका 0 है, t बराबर 0 है, स्मॉल v बोल दो या फिर u बोल दो, वो आपका 0 है। ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जो मैं आपको बात कर रहा था कि ऊपर की तरफ जो आपका एयर का रेजिस्टेंस रहेगा, वायु का प्रतिरोध रहेगा, उसको मैं लिख रहा हूँ किससे, m k v से। इसका ध्यान रखना आप, m k v से। और नीचे की तरफ जो आपका फोर्स लगेगा mg, वो तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में जो v है हमारे पास, देखो स्मॉल v यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे स्मॉल v है वो क्या होगा, कैपिटल v हो गया, क्योंकि कैपिटल v हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतिम वेग हो जाएगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। और ये x डबल डॉट, यानी कि एक्सेलेरेशन का जो मान है वो हमारे पास में कितना है, यहाँ पे 0 है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे था आपका, ठीक है, पी पॉइंट पर आपको पार्टिकल था, ये पार्टिकल जब यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा तो कोई बीच में अपन पॉइंट भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई पी और टी टाइम पर अगर हमारे पास में पार्टिकल है तो इसकी जो वेलोसिटी है उसको मैंने वी से डिनोट कर दिया है। कभी कभार कहते हैं ना कि भाई पार्टिकल आपका हवा में है, बीच में रुका हुआ है, तो उस कंडीशन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है कितनी होगी, वी होगी टी टाइम पर। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएं एक एक बात पर, एक एक चीज पर, तो आप देख सकते हो कि x बराबर 0, टी बराबर 0 हमारे पास में है, और v बराबर 0 है। कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पर। उसके बाद में देखो ऊपर की तरफ जो फोर्स काम करेगा वो करेगा m k v।
एम के वी है हमारे पास में। ये क्या है? रेजिस्टेंस फोर्स है, प्रतिरोध बल है, और ये एम जी आपका नीचे की तरफ लग रहा है। बाकी सारी जो बातें हैं ना आपको एक एक समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। देखो भाई, हमारे पास में ये एम जी है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, एम जी कोमा वर्टिकली डाउनवर्ड हमारे पास में है, और प्रतिरोधी बल एम के वी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर काम करेगा, रेजिस्टेंस फोर्स एम के वी वर्टिकली अपवर्ड। तब बिंदु P पर कण की गति का समीकरण, देन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ना आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। देखो आप, अब ये याद कैसे करनी पड़ेगी? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं समझाऊं आपको तो मैं समझा सकता हूँ कैसे। भाई एक बात बताओ, ये जो आपका पार्टिकल है, इस पार्टिकल में अगर मैं बात करता हूँ, जो फोर्स काम कर रहे हैं F बराबर, यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो mg काम कर रहा है और एक मेरे पास काम कर रहा है mkv। अब मैं क्या करूंगा, mg में से मैं माइनस करूंगा mkv को। क्यों करूंगा? माइनस नहीं करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि mg नीचे की तरफ लग रहा है तो mkv जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस जो है इसकी डायरेक्शन को बताएगा कि ये डायरेक्शन किसी अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह दूंगा भैया एफ हमारे पास में क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है, एम ए बराबर एम जी माइनस का एम के वी हो गया। और यहाँ पे जो ए हमारे पास में है, उस ए को आप क्या लिख सकते हो? उस ए को लिख सकते हो आप डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का टाइम के रेस्पेक्ट में दो बार डेरिवेटिव में कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा। एम को मैंने रिमूव कर दिया तो जी माइनस का के वी मेरे पास। समीकरण नंबर 1 ये सभी में कॉमन रहेगा, इसको रट लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये याद हो जाना चाहिए। मतलब मुझे मतलब नहीं है, ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी मेरे हिसाब से। तो चलो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। ठीक है, अभी मैं आर्टिकल कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, अभी मैं केवल और केवल आर्टिकल कर रहा हूँ। तो ये मान लो कि जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी ना सेकेंड ईयर के अंदर, वैसे ही कुछ टाइप के सवाल हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि जो इनकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस तो क्या कहेंगे, जो इनका सीक्वेंस है या फिर इनका जो लिखने का तरीका है वो क्या फिक्स है। अब देखो मैंने ये कर दिया काम, उसके बाद में यहाँ पे जो लास्ट में हमारे पास में वी है वो हमारे पास में कितना है, कैपिटल वी है। और यहाँ पे एक्स डबल डॉट कितना है हमारे पास में, कितना है, जीरो है। तो आपको पता है अगर तुरंत जीरो होगा तो जीरो बराबर में क्या आ जाएगा, जी माइनस का के वी, और के का मान निकाला तो जी अपन वी मेरे पास में आ गया। समीकरण नंबर 1 में मैंने क्या रखा, के का मान रख दिया। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे के था ना, तो मैंने के का मान रख दिया। तो डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर बराबर में जी माइनस का जी अपन वी, और यहाँ पे ये आ गया स्मॉल वी। बात समझ में आ गई सभी को? इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चे जो गलती करेंगे ना उस बात को मैं बिल्कुल हाईलाइट कर रहा हूँ, तो उस बात का बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखना, केयरफुल्ली। कैसे? देखो बच्चे गलती करेंगे जनरली, जैसे अभी फॉर्मूला हमारे पास में आया था, फॉर्मूला कौन सा था? वो फॉर्मूला था हमारे पास में, ये रहा, एक मिनट रुको। जो फॉर्मूला था हमारे पास में वो था जी माइनस का के वी, मतलब डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर जी माइनस का के वी। तो अब हमने क्या करा था, के का मान निकाला, के का मान कितना आया था, जी अपॉन में कैपिटल वी। ध्यान रखना कैपिटल वी है ये। ठीक है, और जैसे मैंने मान रखा यहाँ पे, तो डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस का के का मान रखा जी अपॉन में कैपिटल वी, और ये हमारे पास में स्मॉल वी है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे इस वी को सेम मान लेंगे, ये एक दूसरे को काट देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्मॉल वी है और ये हमारे पास में कैपिटल वी है। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 मेरे पास में आ गया। ठीक है, अब आपको पता है भैया ये जो मेरे पास डी टू एक्स डी टी स्क्वायर है, तो आपको पता है मैंने एक्स का दो बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है। ठीक है, एक काम करूं मैं, अगर मैं इसको dv अपॉन में dt लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है? भाई एक बात बताओ, आप पोजीशन का दो बार डेरिवेटिव करो या फिर वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव करो, वो दोनों है तो एक्सेलेरेशन ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया dv अपॉन में dt, जी माइनस का जी अपॉन वी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा कि जो हमारे पास में जी का टर्म है उसको मैं जी के पास लेके आ गया। देखो
यहाँ पे डी वी हमारे पास में जी माइनस का ये हमारे पास में डी टी को उधर भेज दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने समाकलन कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे log जी माइनस का जी अपॉन वी और माइनस का जी अपॉन वी हमारे पास में इज इक्वल टू टी प्लस का सी वन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे क्या करा है, समाकलन इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे चला, यहाँ पे इसको थोड़ा सोल्व कर लो आप। भाई ये माइनस का वी अपन में जी तो आगे की तरफ आ गया, लोग हमारे पास जी माइनस का जी अपन वी हमारे पास, टी प्लस का सी वन हमारे पास। समीकरण नंबर 3 में देखो आप, टी बराबर जीरो और वी बराबर जीरो पर आप सी वन कॉन्स्टेंट जो हमारे पास में इसका मान निकाल लो। सी वन का मान आ जाएगा समीकरण नंबर 3 में, वापस से सी वन का मान आप पे रख सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में सी वन का मान रखा, सी वन मेरे पास आ गया, दोनों तरफ लोग आ गया, वी अपन जी कॉमन आ जाएगा, लोग जी माइनस का ई आ जाएगा, और लोग फिर लोग एम माइनस का लोग एन, तो लोग एम अपॉन में एन का फॉर्मूला लग जाएगा। और टी बराबर मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका, टी बराबर है वी अपॉन में जी लॉग वी अपॉन वी माइनस का स्मॉल वी। तो टी समय जब कण वी वेग प्राप्त कर लेता है, इसका मतलब है कि अगर आपसे प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोलेगा, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोलेगा कि जैसे मान लीजिए कि पार्टिकल आपका है, ये पार्टिकल मैंने ऊपर से जब नीचे गिराया, मैंने ऊपर से जब मैंने नीचे की तरफ गिराया, तो इस कंडीशन में अगर मैं बीच में किसी टाइम टी पर अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाहूंगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पे मतलब टी बराबर आपके पास फॉर्मूला है वी अपॉन में जी लॉग हमारे पास में है, ठीक है। तो ये मेरे पास टाइम है, अभी मैं इसी फॉर्मूले से वेलोसिटी को भी निकालूंगा। देखो आप एक बार, मेरे पास फॉर्मूला कितना है, देखो ये है जी टी अपन का वी, मतलब आप जी को उधर भेज दो, जी टी अपन का वी बराबर में log वी अपन वी माइनस का वी अपन में हमारे पास वी माइनस का वी बराबर में ई की पावर जी टी अपन में वी मेरे पास में है, भाई log मेरे पास में, log को उधर भेज दो, सोल्व किया, वी माइनस का स्मॉल वी बराबर में वी ई की पावर माइनस का जी टी अपन का वी मेरे पास में है, ठीक है। यहाँ पे एल्बस जी कह रहे हैं कि सर स्मॉल वी जो है वो वेरिएबल फंक्शन है और वी कांस्टेंट है। हाँ मतलब वी कांस्टेंट आप कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते, क्योंकि देखो मतलब जैसे कोई पार्टिकल आपका, ये पार्टिकल स्टार्टिंग चला तो मैंने कहा भाई वी बराबर जीरो है, और वो लास्ट में पहुंच गया, तो यहाँ पे फाइनल जो ये वाला फाइनल पॉइंट है, इस फाइनल पॉइंट पर जो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी है वो एक तरीके से फिक्स ही रहेगी, तो आप उसको कह भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में स्मॉल वी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, कैपिटल वी और वन माइनस का ई की पावर माइनस का जी टी अपॉन का वी। समीकरण नंबर 5 मेरे पास आ गया है। तो हमारे पास टी का मान भी आ गया, हमारे पास वी का मान भी आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि हमने जो टी निकाला था, उस टी का मैंने जो मान निकाला था वी की फॉर्म में निकाला था, और जो मेरे पास वी है ना उसका मान है मैंने टी की फॉर्म में निकाला है। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, उपरोक्त समीकरण जो है टी समय पर कण के वेग को प्रदर्शित करता है। मतलब है कि अगर पार्टिकल आपका ऊपर से चलकर बीच में पहुंच चुका है तो उस कंडीशन में टी और वी निकालने के जो फॉर्मूले हैं मैंने आपको बता दिए हैं, और तरीका जो है वो भी आपको बता दिया है। ठीक है, बिल्कुल भाई एलबस जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, एकदम बिल्कुल राइट, ठीक है। और यहाँ पे अब थोड़ा मैं आगे चल लेता हूँ। अभी आपने क्या करा था, अभी आपने मतलब ये जो अपना टी है और वी है उसमें आपने रिलेशन निकाला, मतलब टी के जो टर्म थे मैंने वी की फॉर्म में निकाले, और वी का जो मान निकाला मैंने टी की फॉर्म में निकाला, बस। अब अगला जो काम अपना है वो एक्स और वी में रिलेशन निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स के जो टर्म है वी की फॉर्म में निकालूंगा, और वी के जो टर्म है मैं एक्स की फॉर्म में निकालूंगा। अब कैसे निकालूंगा वो तरीका आप सीख लो एक बार, क्योंकि इसमें क्या है, तरीका सेम रहने वाला है, तरीका आपका चेंज नहीं होगा, तरीका आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात, यहाँ पे आगे चलो मैं, देखो एक्स एवं वी में संबंध समीकरण नंबर 1 से जो आपने स्टार्टिंग में किया था, डी टू एक्स अपन डी स्क्वायर बराबर जी माइनस का के वी, ये मैंने इसको सोल्व किया, थोड़ा समझ लेना कैसे किया। भाई डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर है, बराबर में क्या है डी वी अपन में डी टी मेरे पास में है। अब डी वी अपन में डी टी को मैं यहाँ पे एक्स को एंटर करवाऊंगा, तो डी वी अपन में डी एक्स और डी एक्स अपन में डी टी, तो एक्स को मैंने एंटर करवा दिया, तो यहाँ पे देखो डी एक्स अपन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी लिख सकता हूँ ना, और इसको डी वी, ये तो मैंने पहले बताया हुआ, अभी ऐसी बात नहीं है, स्टार्टिंग में जब बात करी थी अपन ने इसके ऊपर, ये मैंने बताया हुआ था। कैसे आया समझ में आ गया होगा आपको। तो मैंने यहाँ पे इस डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को मैंने वी की फॉर्म में लिख दिया, क्यों, क्योंकि आप अब देखो वही बात है ना, बच्चे कहेंगे सर ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि आपको क्या निकालना है, एक्स और वी में रिलेशन निकालना है,
ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस टर्म को मैंने v की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो v का जो मान आ जाएगा मेरे पास, इस dx को उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास v की जो मान आ जाएगा वो x के टर्म में आ जाएगा, और वही हमें निकालना है। ये बात पता चलेगी आपको जब आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। आगे समझ में आप तक, और फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा अपन। तो यहाँ पे देखो, अब आप देख सकते हो कि वी डी अपॉन में जी माइनस का के वी बराबर में डी एक्स मेरे पास में है, और माइनस का ये वन अपॉन के प्लस का जी अपॉन के इंटीग्रेशन किया है, डॉट में डी वी बराबर में आपका डी एक्स आ गया, ठीक है। भाई देख सकते हो ना यहाँ पे आपने मतलब डी वी के रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है इसका, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। चलो, और प्लस में हमारे पास में जी के और जी माइनस का के वी हमारे पास में आ गया, ठीक है। और डी एक्स मेरे पास में है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास जी अपॉन के है, इसका जो आपने डेरिवेटिव किया है वो किस प्रकार से किया है, मतलब आपने ये माइनस का के वी और प्लस में जी है, ये मेरे पास अगर मैंने इसमें भाग लगाया वी का, तो मैंने इसको इस प्रकार माइनस का वन अपॉन के में, और यहाँ पे इस प्रकार तोड़ के लिखा है, मैंने किस प्रकार लिखा है वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। भाई वही बात है, जब आपका इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में हमें उसमें डिवाइड करके उसको टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, और टुकड़ों में तोड़ के ही अपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलबीसी क्या कह रहे हैं कि सर ऐसे इसमें से कोई एक इक्वेशन एक्स और टी में रिलेशन इंटीग्रेशन से कर लिया, ठीक है, और फिर वी और एक्स का मान जो है रिलेशन के न्यूटन के मोशन, आप देखो बिल्कुल सही बात है आपके, है ना। भाई आप न्यूटन के इक्वेशन, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने न्यूटन की इक्वेशन पढ़े थे, उस कंडीशन में अपन वही एक्स का मान, वी का मान, टी का मान, यू का मान। भाई एक बात बताओ, जब अपन ने मतलब न्यूटन के वो जो नियम पढ़े थे, और अपन ने फिर वो जो मोशन के इक्वेशन थे, तीन इक्वेशन थे वो भी पढ़े थे, तो वहां पे अपन ने एस के बारे में, वी के बारे में, यू के बारे में, टी के बारे में यही तो बात करी थी अपन ने। वो भी आप लगा सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन देखो मैं एलबीसी को कहना चाहूंगा, देखो उसमें क्या है कि अंडरस्टैंडिंग करने का थोड़ी तरीका है। जैसे मान लो कि आप अगर न्यूटन के इक्वेशन लगा रहे हो, तो सोल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, और यहाँ पे क्या है, देखो स्टैंडर्ड मेथड अब जैसे यूज कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या है कि डायरेक्ट अपन को मेथड बनाना नहीं पड़ेगा, और हम सिंपल इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप बाकी वहां से आंसर लेके आ सकते हो, लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ चीज कनेक्टेड है। यहाँ पे मान लो कि एक तरीके से फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं अपन। भाई एक बात बताओ, मैं किसी पार्टिकल को मैं ऊपर से नीचे गिरा रहा हूँ, और उसमें ग्रेविटेशन फोर्स एम जी यूज कर रहा हूँ, एम के भी यूज कर रहा हूँ, तो ये फिजिक्स ही तो है, ये मैथ नहीं है, ये फिजिक्स ही है। लेकिन ये क्या है कि फिजिक्स जो है ना वो मैथमेटिक्स की फॉर्म में है, तो इसलिए हम यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। चलो भैया, तो यहाँ पे अब समाकलन कर दे, यहाँ पे देखो माइनस का वन अपॉन के वी प्लस में जी अपॉन के, बाकी आगे का जो पोर्शन है बिल्कुल सिंपल है। के बराबर जी अपन वी का मान आया, फिर वही बात है, के का मान रख दिया आपने यहाँ पे। समीकरण नंबर 6 आया, एक्स बराबर जीरो, वी बराबर जीरो। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट C2 की वैल्यू निकालनी है। आप वैल्यू निकालो, और C2 का जो मान है वापस समीकरण नंबर 6 में रख देना। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट का मान निकाला, देखो भाई ये मैंने कांस्टेंट का मान निकाल दिया। C2 बराबर मेरे पास आ गया माइनस का 20 अपॉन में जी, तो मैंने यहाँ पे C2 का मान रख दिया। एक्स बराबर मैंने मान निकाला, तो एक्स बराबर मेरे पास जो मान आ गया वो कितना आ गया, वी अपन में जी माइनस का वी प्लस का वी लॉग वी अपन वी माइनस का वी, ठीक है, जो कि एक्स तथा वी में अभिष्ट संबंध निकालता है। अब आपने एक चीज नोट करी कि हमने मतलब टी बराबर में मान निकाला था वी की फॉर्म में, और वी का निकाला था टी की फॉर्म में, तो दो इक्वेशन हमने निकाली थी। लेकिन हमने क्या करा यहाँ पे, एक्स और v के बीच में जो रिलेशन है उसके लिए केवल अपन एक ही इक्वेशन निकालने वाले हैं। देखो अपन ने निकाल दिया, आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो x बराबर वी अपन में g माइनस का v प्लस में v log v अपन में v माइनस का v। अब एक बच्चा मेरे से पूछता है, ठीक है, एक बच्चा मेरे से पूछेगा कि सर एक बात बताओ, यहाँ पे आपने x और v की फॉर्म तो आपने एक ही इक्वेशन निकाली, जबकि आपने t और v है उसके दो आपने अलग अलग मान निकाले। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भैया जब मैं किसी पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूंगा फेंकूंगा कि गिराऊंगा, तो उस कंडीशन में किसी एक पॉइंट पर तो मुझे टी भी निकालना पड़ सकता है और मुझे वी भी निकालना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपसे यहां से लेकर यहां तक के बीच की डिस्टेंस पूछेगा ना,
तो उस कंडीशन में आपके पास टी भी रहेगा, वी भी रहेगा, तो एक्स का मान आप आराम से निकाल सकते हो, मतलब उस कंडीशन में दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिंपल एक्स निकालना है तो आपके पास में फॉर्मूला मौजूद है, और अगर आपको टी निकालना है फॉर्मूला है, वी निकालना है फॉर्मूला है। इसलिए मैंने मतलब यहाँ पे देखो वी की फॉर्म में एक्स का मान नहीं निकाला और एक्स का वी की फॉर्म में नहीं निकाला, बस बात बराबर ही है। और बाकी अगर आप वी को एक्स की फॉर्म में निकालना चाहते हो तो यहाँ पे उल्टा कर दो इसको, भाई ये वी हमारे पास में, इसको उधर भेज दो पूरे को, आपके पास वी का मान आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास में आर्टिकल नंबर फर्स्ट हुआ है अभी तक। और मेरे हिसाब से तो देखो, मतलब ये वाली जो यूनिट है ना, उस यूनिट में तो किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी भी नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, हमने जो आर्टिकल नंबर फर्स्ट अभी किया है, उस आर्टिकल नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया भाई, पहला काम तो हमने क्या किया, कोई पार्टिकल था, उस पार्टिकल के कंपोनेंट तोड़े जो भी थोड़े बहुत थे हमारे पास में, यू वी टी जो भी है। उसके बाद हमने क्या कहा कि मैं जो हमारे पास में वी है, सॉरी वी नहीं है हमारे पास में, टी है और वी है, दोनों का जो मान हमने निकाला, इसको फॉर्म इसके में निकाला, इसको इसमें निकाल दिया। सेकेंड केस में हमने क्या करा कि जो एक्स था हमारे पास में, उसको वी के फॉर्म में निकाल दिया। तो ये हमारे पास में एक, दो और तीन इक्वेशन निकाली है। और ये केस कौन सा था, ये केस था हमारे पास में किसी पार्टिकल को जो मैं ऊपर से नीचे की तरफ गिराता हूँ, बस। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या बात थी, मतलब इस कंडीशन में आर्टिकल नंबर फर्स्ट में सबसे ज्यादा जो नोट ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें क्या दिया हुआ था, मतलब इसमें दिया हुआ था कि जो इसका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है ना, ये इसके किसके, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, सिंपल। लेकिन जो अगला सवाल अपन करने वाले हैं, आर्टिकल नंबर जो अपन सेकंड करने वाले हैं, उसमें क्या होगा कि जो आपका प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होगा आर होगा, वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बस फर्क सिर्फ इतना मिलेगा। और बाकी दोनों जो आर्टिकल हैं आपके, दोनों सेम है, एज इट इज सेम डिट्टो है। मतलब देखो मैंने क्या करा, एक पार्टिकल लिया, एक कण लिया, विराम अवस्था से गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के, प्रतिरोध जो है वेग के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, मतलब वेग का भी है, स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, इसकी हमें गति निकालनी है। ठीक है, तो अब देखना बदलाव कहाँ पे होगा, बस उसको देखना, बाकी सेम पूरा जो कैलकुलेशन है एकदम डिट्टो कैलकुलेशन रहने वाला है। ठीक है, अब बदलाव क्या होगा, बदलाव सिर्फ इतना होगा कि जो पिछला अपना मतलब डायग्राम था उसके अंदर पूरा सेम है, एम जी सेम है, पी टी वी एक्स सब सेम है, लेकिन जहां पे पिछली बार हमने प्रतिरोध जो बल है, मतलब ऊपर की तरफ जो लगेगा, हवा आपके पार्टिकल को रोकेगी, उस टाइम पे हमने लिया था एम के वी लिया था। लेकिन अब क्या बोला था इसने कि यहाँ पे वेग यानी कि आपका जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, एम के वी स्क्वायर अपन यूज करेंगे। बाकी देख लो आप, पूरी जो कैलकुलेशन है सेम डिट्टो चलने वाली है। तो मैं इसको समझाऊंगा नहीं, इसको मैं समझाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा। देखो तो यहाँ पे देखो, वो हमारे पास वही इक्वेशन जो मैंने लिखी थी आपके सामने, बस जहाँ पे के वी था वहाँ पे के वी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास में समीकरण नंबर एक, वही आपका यू वी सब जीरो, हमारे पास सेम कंडीशन है पूरा, तो वही हमारे पास में हम सबसे पहले के का मान निकाल लेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे टी का मान निकालेंगे, वी का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद में फिर एक्स और वी की जो फॉर्म है उसका मान निकाल लेंगे। और बाकी मान निकालने में मेरे हिसाब से बिल्कुल किसी को दिक्कत आएगी नहीं, 1% की भी। ठीक है, तो वो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आ सकती है इसमें यार, क्योंकि इसका जो इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी हार्ड लग रही है, तो मैं समझ जाता हूँ यार, बच्चों क्या पता समझ में नहीं आए। ठीक है, फिर बाद में बोलेंगे सर आपने आर्टिकल समझाया नहीं है। देखो क्या करा, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने समाकलन कर दिया 1/v। अब हमने क्या करा, टी बराबर जीरो, वी बराबर जीरो, तो मैंने C1 का मान निकाला यहाँ से, तो मेरे पास C1 का मान कितना आ गया, C1 बराबर मेरे पास जीरो, क्योंकि log 1 का मान क्या होता है, log 1 का मान होता है जीरो, C1 का मान जीरो। समीकरण नंबर 2 में रखा, तो मेरे पास 1/2v log v प्लस का v, v माइनस का v बराबर में GT/v² आ गया। ठीक है, C1 हमारे पास जीरो हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, तो हमारे पास में देखो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि C1 का मान जीरो हो चुका है, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1/2v log ये हमारे पास G/v² t,
और log हमारे पास v प्लस का v, g अपॉन में v हमारे पास t आ गया। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, log को उधर भेज दिया तो e की पावर में 2gt अपॉन में v मेरे पास में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा, थोड़ा अपना दिमाग लगाया, शातिर दिमाग लगाया, क्या करा कि e की पावर में 2gt अपॉन v है ना, तो यहाँ पे क्या है, 2gt हैं, तो मैंने क्या करा, एक gt को तो ऊपर रख दिया और एक gt को मैं लिया है नीचे की तरफ, तो माइनस का gt अपॉन v, भाई इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यही तो बनेगा, लेकिन मैंने दिमाग लगा के ये काम किया, कर दिया। अब देखो योगांतर अनुपात से, फ्रॉम कंपाउंडो डिविड ने कंपाउंडो और डिवाइंडो, ठीक है, नाम क्या है, तगड़े नाम है। मतलब हमने क्या करा है, डिवाइड भी करा है और मतलब जैसे डिवाइड किया ऐड भी किया, कैसे किया मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे भाई वी प्लस का वी था और वी माइनस का वी था, ठीक है। हमने क्या किया कि देखो यहाँ पे वी प्लस का वी है तो इसमें हमने वी माइनस का वी ऊपर नीचे जोड़ा है और घटाया है। हमने क्या करा, ऊपर जोड़ा है, इसको घटाया है, बस इतना फर्क किया है, ठीक है। मतलब वैल्यू जो हमारे पास में है इस प्रकार हमने करी। किसी को दिक्कत? अरे भाई है क्या, किसी को नहीं है ना? मतलब ऊपर नीचे हमने सेम काम किया है तो उसमें कोई दिक्कत होती है कि नहीं होती है ना? अब यहाँ पे जैसे उसके बाद में यहाँ पे देखो इस साइड में वही काम किया मैंने, मतलब मैंने e की पावर जी टी अपॉन वी मैंने यहाँ पे जोड़ा है और नीचे की तरफ मैंने माइनस किया है, कर दिया। अरे भाई कर दिया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब क्या करा, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मुझे क्या कहा यहाँ पे पर्सनल वी और वी चाहिए था, तो टू से टू कैंसिल, कैपिटल वी स्मॉल वी मेरे पास, और ये ई की पावर इधर है ही, तो स्मॉल वी का जो मान आया मेरे पास में और टी की फॉर्म में देखो ये आ गया। इसमें समझाने वाला पोर्शन बस यही था जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और जी टी है वैसे तो ठीक है, तो याद कर लेना आप इनको, वो तो एक पेज में लिख लेना, सब कुछ एक पेज में समझ जाएगा। और बाकी बस साइन ए की पावर में एक्स फॉर्मूला हमारे पास आता ही है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। तो वी का जो मान है वो टी की फॉर्म में आ गया। अब इसी प्रकार देखो लॉग हमारे पास में फॉर्मूला है, तो टी का फॉर्म वी की फॉर्म में आ गया, गेम खत्म। तो हमारे पास टी और वी का तो काम खत्म हो गया। अब उसके बाद में जो वी और एक्स का मान है वो आप आराम से निकालना, ठीक है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं महसूस होने वाली है, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर आता है मेरे पास थर्ड, आर्टिकल नंबर मेरे पास में तीसरा तीसरा आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर थर्ड में क्या है देखो, अभी हमने क्या करा था, पार्टिकल को हमने ऊपर से नीचे की तरफ गिराया था, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे हम पार्टिकल को, देखो आर्टिकल नंबर मेरे पास तीसरा है ये, एम द्रव्यमान के एक कण को वेग v से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, इसका गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति की विवेचना करो। मतलब मैंने क्या करा, ये मेरे पास प्लेन है, यहां से मैंने किसी भी पार्टिकल को ऊपर फेंका फेंका तो आपको पता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो तो नीचे की तरफ ही लगेगा, एम जी। भाई मैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो बॉल वापस नीचे क्यों आती है, क्योंकि वहां पे एम जी काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि जो प्रतिरोध लगता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस लगता है वो भी नीचे की तरफ ही लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो एनवायरमेंट का रेजिस्टेंस प्रतिरोध रहता है उसका क्या काम रहता है, ठीक है। हाँ भाई याद कर लेना फॉर्मूले को, ठीक है, इनका फॉर्मूला है वो याद कर लेना, एक पेज में लिख लेना आप। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जब मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा या फिर मैं बॉल को ऊपर से नीचे फेंकूंगा, हमेशा जो डायरेक्शन रहने वाली है वो उसके अपोजिट रहेगी। जैसे मान लीजिए कि मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूँ तो जो ये रेजिस्टेंस माध्यम है इसकी डायरेक्शन नीचे रहेगी, अगर मैं बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी। इसका मतलब क्या है कि ये बॉल को आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब साफ सी बात है, अगर मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा और ये बॉल को रोकेगा तो साफ सी बात है इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो नीचे की तरफ ही रहने वाली है। तो यहाँ पे एम जी और इसका मान जो है वो एम के वी है, तो एम के वी और एम जी दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम दिशा में होगी। अब आपको पता है भी ये डायरेक्शन आपको दिख रही है यहाँ पे, दिख गई डायरेक्शन। उसके अलावा देखो यहाँ पे टी बराबर 0 होगा, वी बराबर में यहाँ पे स्मॉल यू मान लो आप, मतलब स्मॉल यू तो पहले भी था भाई, यहाँ पे जब अपन कर रहे थे ना इस कंडीशन में भी आपका जो स्मॉल वी था वो 0 था, तो आप यू भी कह सकते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे हमारे पास में x बराबर आपका 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा देखो, इसके अलावा यहाँ पे ये जो पार्टिकल आपका ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया और जाने के बाद में फिर वापस नीचे की तरफ भी आएगा ना, तो उस कंडीशन में ये जो पाथ आपका बन रहा है इसका जो मान है k बराबर में g/v होगा। बस आप इतना याद रख लेना, ठीक है। बाकी तो फिर और सब कुछ फॉर्मेलिटी है, थ्योरी लिख रखी है, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? चलो, तो यहाँ पे देखो, माना हमारे पास में एम जी है, ऊपर की तरफ लग रहा है, एम के भी है, ये भी मतलब ये नीचे की तरफ लगेगा और ये भी नीचे की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास में जो इक्वेशन आ रही थी जिसको मैं याद करने की बात बोल रहा था, वो एम डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर, ये तो आपको पता है कहाँ से आ गया, ठीक है। क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, और ए बराबर क्या होता है, डी टू एक्स अपन में डी टी स्क्वायर होता है। बराबर में क्या है हमारे पास, माइनस का एम जी और माइनस का एम के वी। अब दोनों जगह माइनस क्यों आया, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने बॉल को भैया ऊपर की तरफ फेंका, ये बॉल आपके ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे एम जी भी नीचे की तरफ लग रहा है और आपका जो एम के वी है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो उस केस में यहाँ पे दोनों तरफ माइनस आएगा। और फिर आगे का जो काम है वो तो बिल्कुल सिंपल है, माइनस का जी प्लस का के वी है, ठीक है, माइनस का हमारे पास जी प्लस का, और के का मान जो मैंने है वो मैंने बता दिया आपको कि के का मान जो है g/v पहले अपन निकाल चुके हैं, तो g/v ही अपन को लेके चलना है। तो यहाँ पे g/v मैंने ले लिया, बताओ क्या दिक्कत है। तो माइनस का g प्लस का g/v मेरे पास में आ गया, समीकरण नंबर 1 मेरे पास, तो dv/dt मेरे पास आ चुका है, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, मतलब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद में फिर वही v और t के फॉर्म में आ जाएगा मान, तो वही आपने इसको तरफ एक तरफ कर लिया, फिर उसके बाद में समाकलन कर दिया। समाकलन करने के बाद में देखो, अब एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पे कई बच्चे डाउट में आएंगे और थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो आप अगर एक थोड़ा सा ध्यान समझ लो, तो जब मैंने पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका था तो उस कंडीशन में देखो मैंने v स्मॉल v बराबर 0 माना था, या फिर आप u बराबर 0 भी कह सकते हो। लेकिन नीचे जब पार्टिकल गया था ना, तो वहां पे उसके जो स्मॉल v था वो कैपिटल v था, क्योंकि अंतिम वेग जो है हमारे पास में कैपिटल V था। लेकिन इस कंडीशन में आप ध्यान से देखो तो स्मॉल v जो है मैंने कैपिटल U लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग है ना वो आपका 0 नहीं है, क्योंकि मैंने पार्टिकल के ऊपर फेंका है आपका पार्टिकल, ठीक है। इस कंडीशन में हमारे पास स्मॉल v है वो कैपिटल U के बराबर में। तो वहां पे देखो पिछले केस में, दोनों केसों में, आर्टिकल नंबर फर्स्ट में और आर्टिकल नंबर सेकंड में, दोनों में हमने क्या करा था, t बराबर 0 और v बराबर 0 किया था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो v है हमारे पास में क्या आएगा, वो u आएगा, कैपिटल U आएगा, ठीक है। मतलब ऊपर से हमने छोड़ा था उसको और नीचे से हम उसको फेंक रहे हैं। समझ गए होंगे कि अगर आपने, भाई देखो ये लो जो लॉजिक है ना, ये 9th क्लास है, 10th क्लास की बात कर रहे हैं अपन, 9th क्लास में पढ़ा था अपन ने ये काम, और 11th क्लास में भी था अगर आप पढ़ाओ थोड़ा बहुत आपने तो। और कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा तो याद कर लेना, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आपके पास में, तो ये हमारे पास में आ गया। बाकी आगे का जो काम है, हमने कॉन्स्टेंट C1 का मान निकाला, C1 का मैंने मान रखा, फिर वही बात है सब कुछ करा, मतलब ये तो बताने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टी का मान निकाल लिया, देखो मेरे पास टी बराबर कितना आ गया, v/g, टी का मान मेरे पास में आ गया, ठीक है। भाई टी का मान निकालने के बाद हम v का मान निकालते हैं, तो v का मान इसी से निकालेंगे, तो ये मेरे पास v का मान आ जाएगा। तो बाकी मैं बताऊँ, अभी मैं थोड़ा सा बताने वाला हूँ, चारों करवा देता हूँ एक बार, फिर उसके बाद में बताऊँगा आपको। तो ये मेरे पास क्या आ गया, देखो ये मेरे पास v का मान आ गया। उसके बाद में फिर अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास में v का समीकरण आया है उससे फिर अपन x और v में रिलेशन निकालते हैं। ये मेरे पास v है, ये dy/dx है, तो मुझे पता है dx को उधर भेजना पड़ेगा, v का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी v और x में फॉर्मूला निकल के आएगा। तो बाकी यहाँ पे देखो आप इंटीग्रेशन है, फिर वही बात जिसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड वाला जो कहानी है इसको आप समझ लेना, कर लेना अपने हिसाब से। और बाकी आगे चला मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x का मान आ गया, v की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में लास्ट टाइम में देखो ये x का जो मान है वो अपने पास में आ चुका है, कितना आ गया देखो, x बराबर में v/g, u प्लस का u1 माइनस का e की पावर माइनस का gt माइनस का vt, ठीक है। अब समीकरण नंबर 8। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं बात करता हूँ जो आर्टिकल नंबर 3 है, इस आर्टिकल नंबर 3 में, ये आर्टिकल नंबर 3 है, इसमें मैंने क्या करा था, किसी भी पार्टिकल को मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका था, ठीक है। तो आपको पता है भाई नीचे से मैं ऊपर फेंकूंगा तो ये मैक्सिमम हाइट तक भी जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट तक जब जाएगा ना तो उसमें क्या होता है, आपको पता है
आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तो ऊपर एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट ऊपर आता है जहां पे उस पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास में 0 हो जाती है। ठीक है, तो आप देखना कि जो भाई आपकी जो बॉल आपने नीचे से फेंकी है वो कितनी हाइट तक जाएगी। आपको उसको क्या करना है भाई, एक्स का फॉर्मूला आपके पास में आया है, तो एक्स बराबर रख देना कैपिटल एच और वी बराबर 0 कर देना। तो ये मान लेना कि जो मान आएगा आपके पास में वो कैपिटल एच का मान आएगा, मतलब मैक्सिमम हाइट तक कितना गया है आपका पार्टिकल, उसका फॉर्मूला आपके पास में है। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होगा नहीं। और बाकी इसके अलावा ये तो हो गया हाइट। ठीक है, एक हमारे पास में उड्डयन काल भी आता है इसका, फ्लाइट टाइम टी हमारे कैपिटल टी हमारे पास में। तो एक्स बराबर कैपिटल एच रख दो, वी बराबर 0 रख दो, टी बराबर टी रख दो। तो उस कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे तो 0 हमारे पास में आप मान रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप मान सोल्व करोगे तो टी बराबर हमारे पास मान आ गया वी अपन का जी log 1 प्लस का कैपिटल सॉरी स्मॉल यू अपॉन में कैपिटल वी। ये मेरे पास आ गया उड्डयन काल। इसका मतलब आर्टिकल नंबर 3 में और आर्टिकल नंबर आपका 4 भी आएगा। इन दोनों में अपन कैपिटल एच और कैपिटल टी का मान भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करा अपन ने पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बात वही हो गई है कि भाई मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरी बात सुनो। मतलब मैं छत पे खड़ा हूँ और छत से मैंने बॉल को नीचे की तरफ फेंका, मतलब छोड़ दिया ऊपर से। तो आपको पता है छत का आप ऊपर वाला कॉर्नर ले लो और नहीं जमीन ले लो, आप उसको आराम से नाप सकते हो। तो मतलब वहां पे अपन को हाइट नापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को पहले से ही पता है कि वो हाइट कितनी होने वाली है। लेकिन जब मैंने बॉल को नीचे से फेंका तो उस कंडीशन में भैया वो बॉल ऊपर कितनी देर तक रहेगी, कितनी ऊपर जाएगी, वो हमें पता नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें कैपिटल एच और कैपिटल टी निकालना पड़ता है। ठीक है, और टी और एच में सारी जो वैल्यूज हैं आपको पता ही है, जो अपन पहले निकाल चुके हैं। तो उसमें फिर दिक्कत नहीं आएगी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आर्टिकल नंबर 4 है, उसको तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना। जो आपका रेजिस्टेंस प्रतिरोध नीचे की तरफ लग रहा था उसमें पहले एम के वी था, अब यहाँ पे एम के वी स्क्वायर आ जाएगा। बस सेम कहानी है, पूरा डिट्टो कहानी है, मैं बता नहीं रहा इसको बिल्कुल भी। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना इसको। तो बताओ, चारों आर्टिकल आपके पास कंप्लीट हो गए ना? ठीक है, चारों आर्टिकल आपके पास कंप्लीट हो गए। तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ और मेरी दुआ है आपके साथ कि एग्ज़ाम में, अब मैं 2022 की बात कर रहा हूँ केवल, 2022 के एग्ज़ाम में इन चारों आर्टिकल में से एक आर्टिकल आपको 100% मिलेगा, जहां तक मतलब मेरी अंतरात्मा कह रही है आपसे कि ये मिलेगा ही मिलेगा। तो चारों आर्टिकल को घोट के पी जाना एकदम, चारों जो आर्टिकल है उनको ऐसे पी जाना घोल कर। ठीक है, और ये आर्टिकल आपको याद ही करने हैं। 4 नंबर का सवाल आपका यहाँ से आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, मतलब इसको आपको जरूर से जरूर ही पढ़ना है, जरूर से जरूर पढ़ना है आप। बात समझ में आ गई सभी के? अरे भैया आई कि नहीं आई? आ गई समझ में, चलो। तो अब यहाँ पे मैं एक बार चेक करता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम्पल हैं कितने बचे हुए हैं। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको खुद करने को दिए थे, तो इसमें ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, मतलब सिंपल तरीके से मैं आपको अगर क्वेश्चन समझा दूंगा तो शायद मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल मतलब क्या है कि देखो कॉम्प्लेक्स में और अलजेब्रा में क्या है कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन दिया होता है ना आपकी बुक में, वो अच्छा नहीं दिया हुआ होता है। लेकिन डायनेमिक्स में क्या है कि डायनेमिक्स में जितने भी एग्जाम्पल्स के आंसर है ना, वो एकदम प्रॉपर है। जैसा काम करना पड़ेगा वही आंसर आपको वहां पे होगा। इसका मतलब ये है कि मैं आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सभी को करवा देता हूँ, और बाकी एग्जाम्पल हैं वो आपको खुद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि आंसर आपके पास में है ही, सब कुछ आपके पास में है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है उनकी। ठीक है, तो उनको करवाने से कोई मतलब नहीं है। बाकी मैं कह रहा हूँ ना, दावे के साथ में कह रहा हूँ, आप एक बार ढंग से समझो, एक बार डेरिवेशनों को। मैं
पूरे डेरिवेशन तो आप ये मतलब पूरे एग्जाम्पल जो है बिना देखे कर दोगे आप। ठीक है, तो मैं 5 मिनट का रेस्ट करूँ, पानी पी लेता हूँ, है ना, 1 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद में क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये सवाल अपन पढ़ेंगे फिर आराम से, और सब बच्चे जो है अपनी बुक है उसको निकाल लेंगे फटाफट से। सारे बच्चे बुक निकालेंगे भैया। मेरे ऊपर लिखा हुआ देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 है, पेज नंबर 125 नंबर, 125 पे निकालो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है। सर मनीष शर्मा जी कह रहे सर याद नहीं हो रहा। भाई इसका कोई इलाज नहीं है, और न इसका इलाज बनेगा। याद, ये बताओ भाई, एक बात हो, मेरी बात सुनो, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। यार आप पे मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और मेहनत क्यों कर रहे हो, साफ सी बात है, पैसे कमाने हैं। ठीक है, जब आप पैसे कमाओगे उस पैसे को भी आप खुद रखोगे, और आप प्रेजेंट में क्या कह रहे हो कि सर मुझे याद नहीं हो रहा, मैं भूल रहा हूँ। एक बात हो यार, जब आप खुद मेहनत करोगे, आप खुद के लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए कर नहीं रहे, और आप याद नहीं भी करोगे ना, तो उससे आपके अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब याद कैसे करना है, नहीं हो रहा, किसी के पास इलाज नहीं है, केवल आप खुद हो, इसका इलाज आपके पास खुद है। अब एक बात बताओ यार, आप ये सवाल, मतलब मैं तो ये सवाल ही मानता हूँ कि सवाल ही नहीं है ना ये। अब बच्चे क्या करें, सर याद ही नहीं हो रहा, तो ये कोई सवाल थोड़ी हुआ। भाई कोई क्वेश्चन है, उसमें कोई डाउट होता तो मैं बताता भाई ये ऐसे आएगा, लेकिन अगर याद ही नहीं हो रहा तो उसका कोई कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, हाँ भाई, अब आ जाओ सारे बच्चे, फटाफट से आ जाओ भाई। सर याद करने की जरूरत नहीं है भाई, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके
ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बिल्कुल यार देखो, मैं तो ये मानता हूँ ना कि यार बच्चे सवाल करते तो मैं सोचता हूँ कि यार जब एक बात आओ, आप थर्ड ईयर में आ गए, इतने बड़े हो गए आप, और अगर मान लीजिए आपसे छोटे भाई बहन आपके हैं और वो आपसे पूछते हैं कि भैया ये कैसे होगा, ये कैसे याद होगा, वो तो फिर आप खुद ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हो कि यार ये कैसे पढ़े, ये याद कैसे होगा यार। अभी आप समझदार हो गए हो तो इसका मतलब आप छोटे भाई बहनों को क्या बताओगे आप कि यार वो तो मेरे को याद नहीं हो रहा, मैं तेरे को कहाँ से बताऊं। ये थोड़ी होता है यार, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। भाई जो भी चीज़ है, अगर आप उसको ढंग से पढ़ते हो एक बार, पढ़ने के बाद में एक बार प्रैक्टिस कर लो, गारंटी याद होगा। अब एक बच्चा है, कल परसों कोर्स लिया उसने, और मेरे को कॉल करके बोलता है कि सर आपने जो डायनेमिक्स पढ़ाई है उसमें मेरे को एक भी सवाल समझ में नहीं आया। फिर मैंने उससे पूछा, भैया तूने कौन सा सवाल पढ़ा? उसने कहा कि सर मैंने ये लेक्चर देखा था और मैंने 2x में करके देखा था, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कहा वाह भाई, मौज कर दी। तो यार वही बात है यार, जब आप रूल्स रेगुलेशन से नहीं चलोगे तो फिर वही बात है, समझ में कहाँ से आएगा आपके। जब यार मैं एक एक सवाल को बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आज समझ में आ सकता है कि नहीं आ सकता। भाई एक बात बताओ, मतलब मैंने, मतलब आप घूमने गए तो मैंने घर से लेकर पूरा जो आप घूमे, कहाँ कहाँ घूमे, सब कुछ बता दिया, और फिर आप कह रहे हो कि सर कहाँ घूमने गए आप। वैसा कोई बोल नहीं सकता ना कि मुझे पता है भाई मैंने क्या क्या बताया उसके अंदर। चलो उसमें मेरी गलती नहीं है। अब यहाँ पे मैं फटाफट चलता हूँ और फटाफट सारे बच्चे अपनी बुक निकालेंगे, पेज नंबर 125 निकालेंगे भैया, पेज नंबर निकालेंगे 125। और उसमें एग्जाम्पल नंबर 4। तो यार ये मैं बताऊँ, ये पुरानी बुक के हिसाब से है। तो यार फिर यार ये पुरानी बुक वाला सिस्टम खराब है इसके अंदर यार। ये पुरानी बुक के हिसाब से 125 है, तो आपको भी शायद नहीं मिल रहा होगा। ये पेज नंबर है, मैं बता रहा हूँ नई वाली बुक में बता रहा हूँ कितने पेज नंबर पे है ये। हाँ भाई, ये पेज नंबर है नई वाली बुक में 137 पेज नंबर पे है ये, 137 पेज नंबर। और ये पुरानी बुक को काट दो, आप नई बुक के हिसाब देख लेना, 137 पेज नंबर पे है ये। ठीक है, 137 पेज नंबर पे। तो इसमें क्या है कि भैया एग्जाम्पल नंबर जो 4 है आपका, जो आर्टिकल नंबर 3 है ना, 3, जिसमें हमने पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका था और एम के वी उसका प्रतिरोध था। ठीक है, तो उसका ध्यान रख लेना आप, वही होगा ये। ठीक है, ये इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है देखो, मतलब जोधपुर में, राजस्थान में, कोटा में, सीकर में, क्या कह रहा हूँ, ये चारों आर्टिकल को घोट कर पी जाना, 4 नंबर तो आपको ये दिला देंगे। बात समझ में आ गई आपके? अब चलते हैं अपन यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम है। तो ये पेज नंबर मैं बता रहा हूँ आपको। फिर ये क्वेश्चन मैच नहीं होता ना तो मेरा दिमाग खराब होता है। यहाँ पे बुक में क्वेश्चन कुछ और दे रखा है और यहाँ पे कुछ और दे रखा है। मैं एक बार चेक करता हूँ।
नई वाली जो बुक है ना, नई वाली बुक, उसके अंदर ये सवाल है, वो क्वेश्चन के अंदर नहीं है, क्वेश्चन के अंदर नहीं है, ये एग्जाम्पल में मिलेगा मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल भाई, नई वाली जो बुक है उसमें क्वेश्चन के अंदर नहीं है, वो एग्जाम्पल के अंदर है, और एग्जाम्पल मिलेगा आपको 133 पेज नंबर पे। काट दो इसको। और अब पढ़ते हैं प्यार से प्रेम से क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि एक कण को चिकने क्षैतिज तल पर ऐसे माध्यम में यू वेग से फेंका जाता है। ठीक है, मतलब एक कण को चिकने क्षैतिज तल पर ऐसे माध्यम में यू वेग से फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध प्रति इकाई सैंती के लिए वेग का के गुना है। अब आपने अगर नोट करा हो एक वर्ड, जो मैं मतलब अपनी जो यूनिट नंबर थर्ड थी ना, थर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, एक वर्ड है, वर्ड सहती, तो मैंने क्या कहा था, इसको मैं यूनिट नंबर थर्ड में एक्सप्लेन करूंगा। और यूनिट नंबर थर्ड में मास के साथ में भाई, अभी देखना एक बार कि जब एम सहती वर्ड जो यूज होता है सहती, उसके साथ साथ में अपन क्या यूज करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी एक स्पेशल नोट आपको मिलने वाला है, उसमें देख लेना। चलो, तो यहाँ पे क्या बोला आपसे कि एम सहती का सहती के लिए वेग का के गुणा है, और प्रदर्शित कीजिए कि टी समय पश्चात यदि इसका वेग v है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी s बराबर कितनी है, u अपॉन के, वन माइनस का ई पर माइनस का के टी है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमने पार्टिकल को ना ऊपर फेंका और ना नीचे, इसमें क्या करा, हमने सिंपल एक पार्टिकल को बिल्कुल सरफेस पे फेंका है, देखो आप, मतलब यहाँ से मैंने किसी पार्टिकल को भेजा है, तो ये हमारे पास में पी पॉइंट तक जाएगा, मतलब ये बीच की डिस्टेंस हमारे पास में एस है, और उस एस का जो मान है वही आपको निकालना है। एक्स बराबर आपके पास जीरो है, वी बराबर में यू है, ठीक है, और यहाँ पे जो इसमें रेजिस्टेंस मीडियम ये जो काम करेगा वो इस साइड में काम करेगा, बाकी यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है जिसको आप एम जी बोलते हो तो जीरो है। ठीक है, तो जो यहाँ पे अपन इक्वेशन लेके आते हैं कि भैया एम डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर बराबर में माइनस का एम के वी, तो यहाँ पे एम जी भी तो आता है ना, एम जी यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि सरफेस पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, सरफेस में पार्टिकल को फेंक रहा हूँ, तो वहाँ पे एम जी कहाँ से आएगा, साफ सी बात है, तो यहाँ पे एम जी आएगा नहीं। और डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस का के वी हमारे पास में है, और डी वी अपन डी टी बराबर माइनस का के वी है, समीकरण नंबर एक। डी वी अपन में वी बराबर माइनस का के टी, ठीक है, ऑन, ठीक है, समान समाकलन करने पर इसका समाकलन कर दो, कर दिया समाकलन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर टी बराबर जीरो, वी बराबर यू हमारे पास में है। मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चे जो गलती करेंगे ना, इस बात पे ध्यान देना, मैं नोट करके लिख रहा हूँ, नोट करके। भाई मुझे पता है ना, अधिकतर टीचर क्या करते हैं कि ऐसी बातों को बताते नहीं है ना, वो सोचते हैं यार ऐसा भी कोई गलती कर सकता है क्या, पर मुझे पता है कि बच्चे यही गलती करते हैं। मतलब बच्चे क्या करेंगे कि अधिकतर टी बराबर जीरो कर देंगे और वी बराबर भी जीरो कर देंगे, आपका खेल खत्म हो जाएगा उस टाइम पे, खेल खत्म। इस कंडीशन में जो है वो आपको v बराबर में u लेना है, और v बराबर जीरो कब लेना है, जब आप पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंको, बस उस कंडीशन में लेना है। बाकी आगे का जो काम है आप देख लो। v बराबर में u की पर माइनस के टी आंसर आ गया, और आपके पास डी एक्स अपन डी टी है, तो आपको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो यहाँ पे मैं x का निकाल दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, आपके पास में s का मान आ जाएगा। x बोल दे s बोल दो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया आंसर। तो वैसे इतना कोई हार्ड डिफिकल्ट नहीं है, और इसके सवाल हैं बिल्कुल इजी हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, प्रति इकाई सैंती, अगर जहां पे वर्ड यूज हो प्रति इकाई सैंती, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दिमाग में उतार लेना इस चीज को, प्रति इकाई सैंती पर यूनिट मास एम के वी लिखेंगे वहां पे। अगर सिंपल ये बोल दे एम सैंती या एम मास का द्रव्यमान है, उस कंडीशन में है ना, उस कंडीशन में आपको एम को यहाँ पे नहीं लिखना, केवल केवी लिखना है, केवल और केवल केवी लिखना है। ठीक है, अगर केवल ऐसे बोल दे भाई एम सहती का एक कोई पार्टिकल है, कण है, तो वहां पे फिर आपको एम केवी नहीं लिखना, आपको केवी लिखना है केवल। और अगर बोल दे प्रति इकाई सहती पर यूनिट मास अगर बोलेगा, तो एम केवी आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला है कि एम सहती और वेग का एम के गुना, एम मास एंड एम के, मतलब ये छोड़ो इसको, ये काम का नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे एम का मतलब क्या है भाई, एम सहती अगर बोल देगा ना आपसे, तो उस कंडीशन में आपको मास को वहां पे नहीं लिखना। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एम के लिखा हुआ है, ये किस प्रकार लिखा हुआ है कि अगर आपसे बोल दे भाई एम सहती हमारे पास में है, वेग का मास का एम के गुना है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एम के उसको लिखना है। ठीक है, और बाकी काम के आपके दो ही हैं, आप इनको दोनों को समझो। मतलब जहाँ पे एम सहती वर्ड यूज ले लेंगे ना, तो वहाँ पे एम को नहीं लिखेंगे, के भी लिखेंगे बस। ठीक है, इतना समझ लेना आप। और प्रति इकाई सहती लिखा हुआ आएगा तो वहाँ पे एम के भी यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एल्बस जी कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त कमेंट करा है इन्होंने कि सर इमोशन, अट्रैक्शन और सीन्स, इनके लिए भी कोई फिजिक्स होती होगी ना, कोई फोर्स एग्जिस्ट करता होगा, उससे एग्जिस्टेंस में आने से सब होता है। ठीक है, उनके लिए भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते होंगे। देखो आप ये कह रहे हो ना, और वैसे आपने मेरे सवाल पूछा, हालांकि ये सवाल एक ऐसा है, यूनिक सवाल है जो आपके दिमाग में आया है, तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा अपने शब्दों में, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस इसके बारे में नहीं है। लेकिन मैंने कहना चाहूँगा, फिजिक्स है ना, फिजिक्स भाई, आपने फिजिक्स पढ़ी है, मैथ पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, सब पढ़ी है, तो सबको, सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग डिवाइड करा हुआ है ना। वैसे ही जो आप ये बोल रहे हो ना, इस चीज़ को मतलब फिजिक्स में मानती नहीं है, मैं कहने का मतलब ये है, अभी तक तो मानती नहीं है, अब आगे जाके मानेगी तो बात अलग है। फिजिक्स मानती नहीं है, बाकी इसको फिर और ही, जैसे साइकोलॉजी हो गई, ठीक है, और मतलब इसको अलग ही चैप्टर में रखा हुआ है। बात समझ में आ गई आपके, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, बाकी अगर आप खुद हायर स्टडी में जाओगे आगे की तरफ, तो आपको और पता चल जाएगा इसके बारे में। एक सवाल काफ़ी अच्छा है, इसे मैंने पढ़ा है, नहीं तो पढ़ता ही नहीं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, और एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया भाई, पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो मुझे यही पता नहीं चल रहा ना कि ये एग्जाम्पल नंबर 3 है कौन सा यार। भाई सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपकी नई वाली बुक का ही है, और ये पेज नंबर है, मैं लिख रहा हूँ पेज नंबर है ये 136 पेज नंबर पे है, 136 पेज नंबर पे। मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 को पढ़ा, बहुत ही आराम से पढ़ा। ठीक है, ध्यान से देखना इसमें कैसे करेंगे। एम सहती का एक कण, मतलब आपसे क्या बोला है, एम सहती, और अभी मैंने नोट लिखवाया था, अगर एम सहती वहां पे आएगा, वहां पे अपन एम केवी नहीं लिखेंगे, वहां पे मैं लिखूंगा ओनली केवी। ठीक है, एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिर रहा है, मतलब जैसे ही मैंने कहा कि यह पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है, आर्टिकल नंबर फर्स्ट और आर्टिकल नंबर सेकंड दोनों हमारे दिमाग में आए। अब दोनों में से कौन सा आएगा, आगे पढ़ते हैं। जिसका प्रतिरोध वेग का यू गुना है। ठीक है, यदि कर्ण विराम अवस्था से डाला जाए तो सिद्ध कीजिए कि टी समय में गिरी हुई दूरी क्या होगी। ठीक है, समझ गए आप कि भैया अगर हमारे पास में उसका जो प्रतिरोध है, आर है, वो वेग का यू गुना है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाली बात नहीं बोली गई है, अर्थात आर्टिकल नंबर फर्स्ट का ही अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे चला, भाई ये हमारे पास में एम जी माइनस का यू वी आप जान गए, क्योंकि आपसे मतलब किसी ने बोला है कि जो हमारे पास वेग है, वेलोसिटी है, उस पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में आएगा यूवी। ठीक है, और यू हमारे पास में क्या है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस है, जिसके अपन ने एनवायरमेंट में लिया, फिर आप कह सकते हो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एम डी टू एक्सपोनेंशियल टी स्क्वायर एम जी माइनस का यू वी कैसे आया, पता चल गया आपको। तो मैंने माइनस कैसे किया, आर्टिकल नंबर फर्स्ट में हमने यही किया था। थोड़ा और आगे चले, सॉल्यूशन करा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन करूँगा सी एफ और पी आई की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड यूनिट की तरफ चलते हैं अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में।
यूनिट नंबर हमारे पास में कौन सी थी, सेकंड। उसमें मैंने पढ़ा था सी एफ और पी आई के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो देख लेना आप आराम से। मैंने इसको डी के फॉर्म में चेंज किया क्योंकि मुझे एक्जुलरी मान चाहिए, ठीक है, एम का मान चाहिए मुझे। तो यहाँ पे एम मैंने निकाला, एम बराबर 0 माइनस का यू अपन का एम, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एम के मान आ गए 2, एम के मेरे पास क्या है, 2 मान आए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा सी एफ बराबर में सी वन ई की पावर 0t और एक सी टू और ई की पावर माइनस का यू अपन एम टी। तो मेरे पास सी एफ का मान आ गया। अब मैं पी आई का मान निकालता हूँ, 1 में एफ डी और क्यू टी, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये हमारे पास में जी है, जो हमारे पास मान आया था उसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। लिखने के बाद में यहाँ पे देखो जो हमारे पास में पावर आ रही है हमारे पास, उसको अपन कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद ये टर्म बन गई, इसको अपन ऊपर ले आते हैं। शायद आपको पता होगा कि इसका तरीका होता है, फिक्स पैटर्न होता है। यहाँ पे कोई समझने वाली बात नहीं है, ये फिक्स पैटर्न होता है कि भैया मैं इसको बाहर कॉमन लूंगा ही लूंगा, फिर नीचे वाले टर्म को मैं ऊपर लेके आऊंगा, ठीक है। लेके आने के बाद इसका प्रसार करूंगा तो करूंगा ही करूंगा, कैसे करूंगा वो आप देख सकते हो। इसके बाद में आप इसको सोल्व करने के बाद पी आई का मान भी कितना आ गया, एम जी टी अपन में यू आ गया, सी एफ आ गया, पी आई आ गया, पूरी इक्वेशन हमारे पास सोल्व हो गई है। एक्स बराबर सी एफ पी आई दोनों को जोड़ दो, ये मेरे पास आ गया एक्स बराबर समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है भैया एक्स क्या है, अगर मैं एक्स का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा मेरे पास में, ठीक है। क्या बन जाएगा, डी एक्स अपन डी टी बराबर में वी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वी बराबर माइनस का सी टू, मतलब मैंने इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा है समीकरण नंबर 3 का, कर दिया। अब टी बराबर 0 वी बराबर 0 क्यों करा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सी टू का मान चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सी टू का मान निकाल लिया, कितना आ गया, एम जी स्क्वायर अपन वी स्क्वायर। अब हमारे पास टी बराबर 0 है, एक्स बराबर 0 है। अब वही बात है, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे टी बराबर 0 वी बराबर 0 क्यों किया है, क्योंकि मैंने पार्टिकल को ऊपर से नीचे गिराया है। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ मैं कि भैया कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अगर v बराबर यू दे रखा होता है ना तो उसको भी वो v बराबर 0 कर देते हैं, क्यों, वो ये वाला केस मान लेते हैं, तो केस का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने टी बराबर 0 वी बराबर एक्स बराबर 0 किया, समीकरण नंबर 3। यहाँ पे सी वन सी टू हमारे पास में कितना है, तो माइनस का एम जी स्क्वायर अपन में, आपने एक्स में मान रख दिया, आंसर आ गया। यही आपको आंसर निकालना था, देख लो चेक कर लो भैया, एग्जाम्पल नंबर 3 को चेक करो, यही आपको आंसर निकालना था, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चला मैं, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में ध्यान से देखो आप एक बार। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत तो रुको 1 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। देखो एक बार पढ़ते हैं अपन सवाल को। एग्जाम्पल नंबर 6 को मैंने ध्यान से पढ़ा। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, देखो, एक कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन विराम अवस्था में एक ऐसे माध्यम में गिरता है, मतलब वही ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, मतलब आर्टिकल नंबर फर्स्ट और आर्टिकल नंबर सेकंड आपके दिमाग में आ गए। अब गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है, आर्टिकल नंबर फर्स्ट कैंसिल, आर्टिकल नंबर सेकंड यहाँ पे यूज होगा, लिख रखा है मैंने। अब आगे क्या बोला है, उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किया गया, मतलब उसका मतलब वेग कितना है, v है, उसके द्वारा वास्तव प्राप्त किया गया है, और v नॉट वह वेग है जो वह प्राप्त कर लेता है यदि कोई प्रतिरोध माध्यम में न हो तो, और v माध्यम में अंतिम वेग है, तो सिद्ध करो। तो सिद्ध क्या करना है उसको, ये यहाँ पे दिया हुआ है प्रूफ के तौर पर, आप देख सकते हो बुक के अंदर भी, ठीक है। और ये पेज नंबर कितने पे है मैं बता रहा हूँ आपको, पेज नंबर है 139 पेज नंबर पे, 139 पेज नंबर पे है ये, ठीक है। तो वी स्क्वायर अपन में वी नोट स्क्वायर 1 का ये आप लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। 1 मिनट का प्रूफ है, 1 मिनट का, कैसे करें देखो। भाई आपको दिया हुआ है वी स्क्वायर बराबर में ये हमारे पास में फॉर्मूला, एक्स तथा वी के बीच में जो संबंध आता है, बिटवीन संबंध रिलेशन आपने पढ़ा है आर्टिकल नंबर सेकंड में, वहां से मैंने इसका फॉर्मूला उठाया। वी स्क्वायर बराबर में ये फॉर्मूला आता है, समीकरण नंबर 1 आपके पास में है। उसने दिया हुआ है हमारे पास में कि यदि माध्यम में कोई प्रतिरोध ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो वी नोट स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना है, 2gx हमारे पास। समीकरण नंबर 1 हमारे पास, समीकरण नंबर 2 मेरे पास में है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मान रखा, भाई 2gx मेरे पास में है, यहाँ पे मैंने मान रख दिया वी नोट स्क्वायर, ठीक है। e की पावर माइनस का x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 का रखा, मैंने इसका प्रसार कर दिया, मैंने प्रसार किया यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आगे चला यहाँ पे, तो वी स्मॉल वी हमारे पास में, ये वी स्क्वायर हमारे पास में है, तो दोनों को देखो एक बार ध्यान से, ये है आपका स्मॉल वी स्क्वायर, ठीक है, और यही आपका स्मॉल वी स्क्वायर ही चलता आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको सोल्व करोगे, थोड़ा बहुत सोल्व करो,
ये हमने कॉमन ले लिया, स्मॉल वी स्क्वायर इसके नीचे आ गया, ठीक है। स्मॉल वी स्क्वायर अपन में वी नॉट स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया नीचे, और ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है, खत्म। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका खत्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं भैया। एग्जाम्पल नंबर 5 भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। पेज नंबर आपको मिलेगा 139 पे। देखो, केवी स्क्वायर प्रति इकाई सहती वाले प्रतिरोधी माध्यम में एक कण सीधे ऊपर की ओर गतिमान है, मतलब मैंने उसको नीचे से ऊपर की ओर फेंका है। तो सिद्ध कीजिए कि कण के उस बिंदु से उच्चतम बिंदु तक की ऊंचाई किसी भी समय होगी 1/k, मतलब इसमें आपको कैपिटल एच प्रूफ करना है, ठीक है, कैपिटल एच प्रूफ करना है। इफ ए पार्टिकल ascending vertically in a medium in which the resistance is kV square per unit mass, so that the distance and any instance below the highest point of its path is 1/k log sec tan dash अंडर रूट में जी के। ये आपको प्रूफ करना है, करते हैं भैया। तो ये आपको डायग्राम दिख गया, मतलब हमने यहाँ पे पार्टिकल क्या करा, हमने पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। अब मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पे पी पॉइंट पर, यहाँ पे बीच में हमने मतलब कुछ बात करी, तो ये क्या बोला गया है कि जो पी पॉइंट से लेकर स्टार्टिंग में फेंके की दूरी है वो कितनी हमारे पास में एक्स है, ठीक है। और कैपिटल हाइट मतलब पूरी जो हाइट है पूरी टोटल वो कितने कैपिटल एच है। तो मुझे क्या चाहिए, ये जो हमारे पास पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से लेकर वो मैक्सिमम आगे कितना गया है ना, उसका बीच का डिस्टेंस मुझे चाहिए, मतलब एच माइनस का एक्स मुझे निकालना है। ये आपको सीखना है इसके अंदर, ठीक है। तो चलो आगे, एच माइनस का एक्स मुझे निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग निकालो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे इसका आंसर लिखा हुआ नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर आपके पास 4 है। तो आर्टिकल नंबर 4 में आपने किसी पार्टिकल को नीचे ऊपर तरफ फेंका, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर तरफ फेंका है, ठीक है, और आपसे क्या बोला है, आपने अगर थोड़ा दिमाग लगाया हो तो यहाँ पे क्या बोला है, के वी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी का स्क्वायर दिया हुआ है। तो वेलोसिटी के स्क्वायर से हमें पता चल गया कि आर्टिकल नंबर 4 है। आर्टिकल नंबर 4 में क्या करना है, जो आपके पास एक्स का मान आया है और एच का मान आया है, एच में से आपको एक्स को घटाना है, आपके पास में यही आंसर निकल के आएगा। कर लेना अगर आपको इच्छा हो तो, ठीक है। बाकी और जो काम है, कितना बचा हुआ है अब इसमें, इसको अपन शाम को करते हैं यार, है ना, ठीक है, 1 घंटा लेक्चर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 कहाँ पे है भैया इसका, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है यार, भैया एग्जाम्पल नंबर 6 मेरे पास में है, ये रहा। आर्टिकल नंबर सेकंड में पता चल गया आपको। आर्टिकल नंबर सेकंड में जाओ और वहाँ पे आप चेक करो कि वी और कैपिटल वी में संबंध क्या है, संबंध आपके पास में आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में भाई यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर, आपसे क्या बोला है इसने कि यह वी वेग है जो कि उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त किया हुआ है, ठीक है, और वी नॉट वह वेग है जो वह प्राप्त कर लेता है यदि कोई प्रतिरोध माध्यम ना हो, मतलब उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो आपका एम के भी है जो भी हमारे पास में है वो है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, ये आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको यही समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये वी नॉट स्क्वायर आपका कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर अगर हमारे पास में जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अगर मैंने ऊपर से नीचे तरफ गिराया, तो गिराने के टाइम पे अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, उस कंडीशन में जो वी नॉट स्क्वायर हमारे पास में आएगा 2gx के बराबर आएगा। बाकी आप देख लो आगे, और ये मेरे पास में मान आया 2gx मेरे पास में, इसका मैंने वी नॉट मान रख दिया, बाकी आगे का जो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बाकी अब करेंगे अपन, है ना, इसमें ज़्यादा सवाल नहीं बचे हुए हैं, 2 4 5 सवाल बचे हुए हैं, उनको पर शाम को कर लेंगे रात को, ठीक है। बाकी अभी क्लास में आप इतना ही पढ़ लेना और 4 आर्टिकल कर लेना, ठीक है। और बाकी मैं सॉलिड की क्लास लगाऊंगा बढ़िया तरीके से, हो सकता है सॉलिड की क्लास में आपकी 3 बजे भी लगा सकता हूँ, तो 3 बजे है ना, 3 बजे भी, तो 3 बजे भी लगा सकता हूँ। तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि जो आपकी क्लास है वो 3 बजे होगी या नहीं होगी।
और आज की जो क्लास होगी सॉलिड की उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा। और अगर मान लो मतलब 3 बजे मैं क्लास लगाता हूँ सॉलिड की, तो सॉलिड में जो आपकी यूनिट नंबर जो आधी बची हुई है उसको कर देंगे, और फिर 6 बजे क्लास ले लेंगे। तो उसके अंदर फिर अपनी जो अति चालकता है, सुपर कंडक्टिविटी, उसको पढ़ लेंगे। तो 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगी वो यूनिट। और रात को जो इसका बचा हुआ पोर्शन है, जो क्वेश्चन है, वो पूरे हो जाएंगे। और यूनिट नंबर 3 मैंने करवाई दी है, तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। और मेरी तरफ से आप फ्री हो जाओगे। और फिर अपनी तरफ से आप एग्जाम की तैयारी करते रहना, मस्त रहना और फ्री रहना। ठीक है। अब अलविदा है आपसे। बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं, और किसी प्रकार किसी को दिक्कत है तो वो पूछ सकता है हमसे। ठीक है।